हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल भोसले पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आपका अकाउंट्स का 6 चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है टोटल जो है वो 8 मार्क्स के लिए आपको आता है, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और मैं बिल्कुल यहाँ इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन देखने वाले क्या होता है डिसोल्यूशन, उसके बाद में फिर व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिसोल्यूशन, उसके बाद में फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन जिसमें हम लोग देखेंगे सिंपल डिसोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद में फिर डिसोल्यूशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट वेरियस स्टेजेस शुड बी फॉलो टू मेक अ डिसोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें, मैं इन डिटेल इन डेप्थ बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से आपको डिसोल्यूशन बताता है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं ये वीडियो में जो है वो थ्योरी पार्ट कवर करने वाला हूँ बिल्कुल। फिर हम लोग अगले लेक्चर्स में अगले वीडियोज़ में देखेंगे प्रैक्टिकल सम में सॉल्व करके आपको बताऊँगा, ठीक है। तो और एक और ज़रूरी चीज़ मैंने वीडियोस बनाया हुआ है कि आप कैसे अकाउंट्स में पास हो सकते हैं, हाउ टू पास इन अकाउंट्स, जिस पर मैंने इन डिटेल सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। आपको पेपर पैटर्न एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हुए हैं, उनका वेटेज बताया हुआ है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको ईजी रहने वाले हैं, बिल्कुल इस पर मैंने वीडियो बना हुआ है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ है, दैट इज़ हाउ टू पास इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप कैसे पास हो सकते हैं, उसमें भी मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मार्क्स, वेटेज, पेपर पैटर्न। उसके बाद में फिर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ दैट इज़ हाउ टू पास इन एसपी, यानी कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आप कैसे पास हो सकते हैं, वो भी मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप बिल्कुल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, तो आप वहाँ पर जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। यस, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रीड करेंगे। मैं ऊपर बताऊंगा ग्लांस देकर कि आपको क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। डिसोल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप और टू क्लोज डाउन व्हेन बिजनेस रिलेशन अमॉन्ग द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कम टू एन एंड, इट इज़ नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो डिसोल्यूशन मतलब क्या, इट इज़ टू वाइंड अप और टू क्लोज डाउन, मतलब कि जब कभी भी आपका बिजनेस किसी भी कारण के वजह से, फॉर एनी रीज़न, इफ़ योर बिजनेस कम्स टू एन एंड, वाइंड अप मतलब जब कभी भी आपका बिजनेस बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सिंपल। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, चलो पक्का। यस, अब उसके बाद है डेफिनेशन। देखो तो आप लोग मीनिंग बाद में देख लेना, ठीक है। डेफिनेशन द सेकंड वाला देखते हैं, द एक्ट और द प्रोसेस ऑफ एंडिंग एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एग्रीमेंट। जब कभी भी आप ऑफिशियली एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं और जब उसको ऑफिशियली आप बंद कर देते हैं, तो उसी प्रोसेस को, उसी एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सिंपल। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट इज व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या क्या वजह हो सकती है कि आप डिसोल्यूशन क्यों कर सकते। तो सबसे पहली वजह देखो क्या बोल रहे हैं, बाय वॉलेंटरी एक्ट ऑफ पार्टनर्स देमसेल्फ। वॉलेंटरी मतलब कि अपनी इच्छा से, वॉलेंटरी मतलब अपने इच्छा से, स्व इच्छा से, यानी कि पार्टनर्स चाहते, अब वो 2 साल 4 साल 5 साल जितने भी साल बिजनेस कर रहे हैं, अब वो अपना खुद का नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर अब वो नई बिजनेस करना चाहते हैं जिस पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो अपने मर्जी से, अपने इच्छा से वो बिजनेस को अलग करके बिजनेस को, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को बंद कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इज व्हेन द पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज एक्सपायर, ठीक है। अब जैसे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या फिर पर्टिकुलर समय के लिए 2 साल 5 साल के लिए हम लोग एक साथ में आए थे, पार्टनर्स बिजनेस कर रहे थे, अब 5 साल 2 साल खत्म हो गए, तो आपका बिजनेस भी क्या हो सकता, आपका पार्टनरशिप फर्म भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। थर्ड है देखो क्या, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर फॉर विच इट वॉज फॉर्म, ठीक है। वेंचर मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग 2-4 पार्टनर्स है, कोई एक फॉर एग्जांपल ब्रिज बांधने का हम लोगों ने क्या लिया था, टू कंस्ट्रक्ट बिल्ड, वी हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट कि भाई ये ए है और ये बी है, हम दोनों साथ में आ गए, हमने बोला कि ये ब्रिज बांधने का हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं दोनों साथ में। अब ये ब्रिज पूरा बांध के क्या हो गया, रेडी हो गया। अब वी हैव कंप्लीटेड दिस स्पेसिफिक वेंचर, यानी ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमारे बिजनेस जो है वो अपने आप क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाएगी। सिंपल। चलो ये समझ में आ गया। फोर्थ क्या है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन रिजल्ट्स इनटू डिसोल्यूशन।
यानी इनसॉल्वेंसी मतलब क्या, व्हेन द एसेट्स आर लेस देन दी लाइबिलिटीज़, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंसॉल्वेंसी। यानी कि जब कभी भी आपके जेब में इतने पैसे नहीं है, आपके पास इतने एसेट्स नहीं है कि आप बिजनेस की लाइबिलिटीज चुका सको, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। तो जब कभी भी आपके सारे पार्टनर्स या तो आपका कोई भी पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके वजह से आपके बिजनेस को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। ठीक है, फिफ्थ वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है, इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट्स इनटू डिसोल्यूशन। अगर आप कोई भी गैर कानूनी काम करते, गैर कानूनी बिजनेस करते, तो उसकी वजह से भी आपका डिसोल्यूशन हो सकता है। सिक्स्थ क्या है, पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ 14 डेज। ठीक है, आप पार्टनरशिप बट व्हील है, ठीक है, तो अपनी मर्जी से आप क्या कर सकते हो, 14 दिन की नोटिस दे सकते हो, 14 डेज के, और बंद कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग ये डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंस देख लेना। आप ये देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब जब कभी भी आप डिसोल्यूशन करते हो तो आपको कैसे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, तो व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व, ऑल एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड द प्रोसीड्स फ्रॉम इट आर टू बी paid for the liabilities of the partnership firm according to Indian Partnership Act 1932 section 48 of the liabilities are paid as per the order given below। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, सारे एसेट्स को रियलाइज करना होता है। रियलाइज मतलब क्या, तो रियलाइज मतलब सेल करना होता है। रियलाइज मतलब क्या, सेल करना होता है। सारे अभी बिजनेस बंद हो रहा है तो सारे एसेट्स को हम लोग रियलाइज करेंगे यानी बेच देंगे, और उससे जो कुछ भी प्रोसीड यानी व्हाट, बेचने के बाद जो कुछ भी पैसा आएगा उस पैसे से हम लोग क्या करेंगे, सारे लाइबिलिटीज़ यानी बिजनेस के कर्जे चुकाएंगे। अब उसमें सबसे पहला आपको कौन सा कर्जा यानी कौन सा खर्चा देना होता है, तो रियलाइजेशन या तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर टू बी पेड फर्स्ट। ठीक है, ये आपको प्लीज़ ये ध्यान रखना, ये लाइन से इस सीक्वेंस को ही फॉलो करना है। आपको पहले क्या करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना है। दूसरा क्या है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, दैट इज थर्ड पार्टी लाइबिलिटी टू बी पेड। आपको पहले उसके बाद में पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस आपको पे करना है। दूसरा फिर आपको क्या करना है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, जैसे एग्जांपल देखो दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा। आपको अगर कोई भी थर्ड पार्टी यानी बिजनेस के बाहर की कोई भी लाइबिलिटी है तो पहले उसको चुकाना है। नाउ थर्ड इज व्हाट, आफ्टर पेइंग ऑल द आउटसाइडर्स लाइबिलिटी इफ देयर इज एनी सरप्लस, यानी आपने पहले तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे कर दिया, उसके बाद में फिर ये आउटसाइडर्स लाइबिलिटी भी पे कर दी। उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ पैसे बचते हैं तो वो सरप्लस पैसे जो है वो अगर पार्टनर्स से आपने लोन लिया हुआ है, पेड फॉर द लोन गिवन बाय द पार्टनर्स, यानी अगर पार्टनर्स ने कुछ बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो उनके पैसे हम लोग क्या करेंगे, चुकाएंगे। ठीक है, और इफ़ द लोन्स आर नॉट फुल्ली रीपेड ड्यू टू द इनसफिशिएंट फंड दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रोपोर्शनेटली। अगर मान लो कोई पार्टनर का लोन है 10,000 का और कोई पार्टनर का लोन है 20,000 का और अपने पास सिर्फ 10,000 है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे यानी 2:1 रेशो में बांटेंगे। एक को हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पैसा मिले 7,500, एक को हो सकता है थोड़ा सा कम पैसा मिले। ठीक है, तो जो कुछ है वो प्रोपोर्शन में हम लोग रेशो में बांटेंगे। उसके बाद में फिर इट स्टिल सरप्लस कैश रिमेन, यानी सब हो जाने के बाद तीनों भी प्रोसीजर को हम लोग ने फॉलो कर लिया, उसके बाद भी अगर अपने पास कुछ भी कैश रिमेन यानी कुछ पैसा बचता है तो वो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यानी उनका पैसा उनको दे देंगे। सिंपल। चलो ठीक है, तो आई होप ये चारों स्टेप्स आपको समझ में आ गए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, जिसमें सिंपल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी वाला मैं बाद में बताऊंगा जब आएगा, तब पहले हम लोग देख लेते हैं सिंपल डिसोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो when all the partnership firms are solvent and they decide to dissolve the firm due to any reason, it is called as simple dissolution of partnership firm। यानी कि सब पार्टनर सॉल्वेंट है, सबके पास इतना पैसा है कि वो बिजनेस की लाइबिलिटीज चुका सके, लेकिन उसके बावजूद भी फॉर एनी रीज़न अगर वो बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, हमने अभी देखा पीछे रीजन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर बिजनेस को बंद करना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल डिसोल्यूशन। ठीक है, और इसमें कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर क्वेश्चन में दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट तो वो भी बनाना पड़ता है, और फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर क्वेश्चन में है तो, और इसको बिल्कुल इफ़ नेसेसरी बोला है, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन दिया है तो उसको याद रखना, हम लोग कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफ़र नहीं करते। पार्टनर्स के लोन को हम लोग अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, उसमें ही शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ है आपको दैट इज़ व्हाट, कैश और बैंक अकाउंट हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब इसमें भी मैं आपको ऊपर बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें आप लोग भी मार्क करके उनको ही याद रखेंगे, बस बाकी कुछ नहीं करने का, सिंपल है बहुत ज़्यादा। ठीक है,
वाइल प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, ऑल सन्ड्री एसेट्स एंड ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, याद रखना बाहर की जो कुछ भी बिजनेस की लाइबिलिटी है वो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अब वो कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसेट्स रियलाइज्ड आर क्रेडिटेड इन द रेवेन्यू, द अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द गेन प्रॉफिट एंड द लॉस। हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, ये रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो आपका कौन सा अकाउंट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये याद रखना। यानी इसको कौन सा रूल अप्लाई होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो मैं बताऊंगा जब आएगा तब प्रैक्टिकल में सम सॉल्व करूंगा, तब एक एक स्टेप वाइज आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। 101% मेरी गारंटी, आप बिल्कुल मेरे वीडियोज़ को अगर देखेंगे तो आपको समझ आना ही आना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे और सारे थर्ड पार्टी लाइबिलिटी एंड बिजनेस के बाहर के लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते, कहाँ पर करते, कैसे करते, जब मैं सम सॉल्व करूँगा तब मैं बताऊँगा बहुत ही आसानी से। रियलाइजेशन अकाउंट देखो, अब एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तभी भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पर ही ट्रांसफ़र करेंगे। और क्रेडिटर्स का यानी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो वो भी ट्रांसफ़र करेंगे तो रियलाइजेशन के क्रेडिट पर ही किया जाता है, ठीक है। जब आएगा तब मैं बताऊँगा सिंपल तरीके से, ये सिर्फ याद रखना नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो हमको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इसमें सब कुछ सीखा हुआ, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हमको पता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब ये पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या है, तो क्रेडिट बैलेंस। अभी देखो फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनर्स लोन यानी कि आपको पार्टनर्स लोन जो है वो लाइबिलिटी साइड पर दिया हुआ है, ठीक है। पार्टनर्स लोन अकाउंट इज़ नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये बहुत याद है, बहुत ज़रूरी है याद रखना। पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है बैलेंस शीट में, तो आपको उसको रियलाइजेशन अकाउंट पे ट्रांसफ़र नहीं करना है, लेकिन अगर उसको आपको क्या करना है, सेपरेट अकाउंट ओपन करके क्या करना है, उसको पेमेंट कर देना है, ठीक है। सिंपल, पक्का यह समझ में आ गया, सिंपल है बहुत, ठीक है। और अगर अब ये एक ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ अगर आपको डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर लोन शुड बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट को हम लोग क्लोज करते हैं और अगर उसका डेबिट बैलेंस शो होता है, यानी इसका मतलब है पार्टनर से बिजनेस को पैसे लेने हैं, यानी डेबिट साइड बढ़ा है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट पर आप डेबिट साइड पर आप उसको पोस्ट करेंगे, और अगर आपका क्रेडिट बैलेंस शो होता है तो अलग शो करेंगे, ठीक है। सिंपल में जब आएगा तब बताऊंगा, अभी आप ज़्यादा मत टेंशन लो, ठीक है। उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट, ये भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं कैश और बैंक अकाउंट। सिंपल, जैसे हम लोग नॉर्मल कैश और बैंक अकाउंट बनाते वही लिखना है, और कैश एंड बैंक अकाउंट जो हमारा रियल अकाउंट है तो उसको भी सेम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो, जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करो, ठीक है। तो जब आएगा तब मैं बताऊँगा सिंपल तरीके से आपको कैसे करना है। उसके बाद में है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द क्लोजिंग ऑफ द बुक, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र स्टेजेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज है आपका ट्रांसफ़र स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको ऐसे ही स्टेप वाइज स्टेजेस फॉलो करके ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप देखो आपको कौन सा है, ट्रांसफ़र स्टेज। और ट्रांसफ़र स्टेज में क्या होता है पता है आपको, ऑल स्टेज दैट इज बैलेंस शीट, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक डेबिट बैलेंस, आपको क्या करना है, सारे के सारे एसेट्स सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक के बैलेंस को छोड़कर सारे एसेट्स को आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। यहाँ पर सारे एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट पर ट्रांसफ़र करना होता है। और वहीं पर दूसरा है आपका and all liabilities except partners capital, partners loan and any undistributed profits are transferred to realization account के क्रेडिट साइड पर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट एट द बुक वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। सिंपल, पक्का, चलो ठीक है। आपको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर, ठीक है। यहाँ पर जब मैं सम सॉल्व करूँगा तब मैं बताऊँगा कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब देखो हम लोग जब ट्रांसफ़र करते हैं तब पहला एंट्री कैसे आता है, फॉर ट्रांसफरिंग ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब कभी भी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो ये सारी जो चीज़ें मैं बताऊँगा इंडिविजुअली आपको बोलूँगा उसको अंडरलाइन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये बोला है आपको पहला बुक वैल्यू पर आपको ट्रांसफ़र करना है। बुक वैल्यू मतलब क्या, जो क्वेश्चन में आपको
दिए गई वैल्यू है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, उन वैल्यू पर आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में इन बैलेंस को ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या आता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स इंडिविजुअल, यानी 1 बाय 1 सारे एसेट्स लिखने, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, पहले वाले जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल इधर, ठीक है, तो इधर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, रियलाइजेशन के डेबिट में आएंगे टू सन्ड्री एसेट्स 1 बाय 1 सारे एसेट्स के नाम देखो दिख रहे, ट्रांसफर टू एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश फंड वगैरह, मतलब ये सारे छोड़कर आपको सारे एसेट जो है इंडिविजुअली ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। सिंपल है बहुत, मैं सम सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा, ठीक है, आपको ईजिली एकदम ईजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर ट्रांसफरिंग लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब आप लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे तो लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करते हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड पर ट्रांसफर करते हैं। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट पर आएंगे और आप लोग 1 बाय 1 देखो ये सारे लाइबिलिटीज दिख रही है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट पर आएंगे, इधर लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज और 1 बाय 1 सारे लाइबिलिटीज लिख देंगे, ठीक है। सिंपल, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका ये हो गया, ठीक है। और ये भी कौन से बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना, ठीक है। आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग इसको भी मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लें बुक वैल्यू पर, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन और अगेंस्ट क्लोजिंग एसेट्स, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके प्रोविजन चाहिए तो हमको पता है, ठीक है, ये ज़्यादातर आते नहीं है, बैड डेप्ट वगैरह का आता है, वो डाउटफुल डेप्ट मैं जब आएगा तब बताऊँगा, तो इतना इसको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फोर्थ है आपका फॉर ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या, जो अभी तक प्रॉफिट आप लोगों ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था इतने सालों से, आपने जो प्रॉफिट बचा कर रखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स। अब ये तो हमने एडमिशन में भी सीखा हुआ है, रिटायरमेंट में भी सीखा हुआ है, डेथ में भी सीखा हुआ है कि कोई भी अगर आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर रिजर्व दिया जाता है तो वो हमको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम लोग ट्रांसफर करते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दिख रहे हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका डेबिट बैलेंस हो, तो जो कुछ भी है वो क्रेडिट बैलेंस हो तो आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है, सिंपल। चलो ये आ गया समझ में। नेक्स्ट है आपका फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस, ये भी हमको पता है अगर कोई भी लॉस होगा तो हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफर करते, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट वगैरह वगैरह, ठीक है, सिंपल। अगर प्रॉफिट रहेगा, पिछले साल के कुछ प्रॉफिट्स रहेंगे तो हमको पता है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट पर ट्रांसफर करते हैं, पिछले साल की कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस रहेंगे तो वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे, सिंपल। यस, ठीक है। अब नेक्स्ट पहला स्टेज हो गया हमारा, ट्रांसफर स्टेज कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेज कौन सा है देखो, दैट इज रियलाइजेशन, और उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजल स्टेज। रियलाइजेशन और डिस्पोजल स्टेज क्या होता है, यानी यहाँ पर हम लोग क्या किए जाते हैं, ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स इट शुड बी बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ऑल द एसेट्स आर रियलाइज मतलब कि हम सारे एसेट्स को बेच देते, ठीक है, या तो फिर टेकन ओवर बाय पार्टनर, यानी सारे एसेट्स को बेच देते या तो फिर पार्टनर उन एसेट्स को ले लेता है, ठीक है, पक्का। चलो, और सारे लाइबिलिटीज़ और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम लोग पे करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूँगा सारे एंट्रीज को, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर इफ़ द एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, आपने एसेट्स जो है वो बेचे, कैश पर बेचे, राइट, तो एंट्री क्या आएगा, बट ऑब्वियस बिजनेस है और आपने एसेट्स बेच दिए, तो इसका मतलब बिजनेस में क्या होगा, पैसे आएंगे तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और कौन से पैसे आ रहे हैं, तो अब जो कोई भी एसेट्स आप बेचेंगे लेकिन उनका नाम नहीं लिख सकते आप, अब आपने एक बार एसेट्स जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र कर दिए। अब जब कभी भी हम लोग कोई भी लाइबिलिटी पे करेंगे या फिर कोई भी एसेट्स बेचेंगे तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिख दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, सिंपल। जब आएगा तब मैं सम में सॉल्व करके आपको 1 बाय 1 ईजिली सारी चीज़ें बताऊँगा। और जिस सेलिंग प्राइस, यानी जिस प्राइस पर आप बेच रहे हो, मान लो एसेट था आपका 10,000 का, आपने बेचा 15 में, तो आप यहाँ पर 15 में जब कभी भी बेचेंगे तो 15,000 में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस पर ही उसका वैल्यू नोट करेंगे, ठीक है। जब आएगा तब मैं बताऊंगा। इफ़ द एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर, जब कभी भी एसेट्स आपका पार्टनर ले लेता है, ठीक है, यानी कि आपको बट ऑब्वियस पैसे नहीं मिलने वाले, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, यस।
थर्ड है आपका क्या, फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, तो बट ऑफिस अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पैसे जाएंगे तो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। मैंने अभी कहा था कि अगर एक बार आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन डेबिट और क्रेडिट पर, तो अब आप कोई भी एसेट्स का इंडिविजुअली नाम नहीं लिख सकते, अब आप क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। इफ़ एनी पार्टनर डिस्चार्जेस एनी लाइबिलिटी, यानी अगर आपका कोई भी पार्टनर, आप नहीं पे करते लेकिन कोई भी पार्टनर अगर पे करता है उसको लाइबिलिटी को, तो एंट्री क्या आएगा, तो देखो अब हम लोग पे नहीं कर रहे, इसका मतलब बिजनेस से पैसा जा नहीं रहा है, तो पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर पेमेंट ऑफ हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ ये, इफ़ नथिंग इज मैंशन अबाउट पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी बाय देन इट इज़ पेड एट बुक वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर क्वेश्चन में बोला है कि आपको थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इतने इतने वैल्यू पर पे करनी है तो आपको उस वैल्यू पर पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला है कि आपको लाइबिलिटी पे करनी है या नहीं करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रूल है कि आपको लाइबिलिटी जो है वो सेटल करनी ही पड़ती है, यानी थर्ड पार्टी के पैसे आपको देने ही पड़ते, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब आपने मान लो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया, रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब क्या होता है, वो खर्चे जो कि आपके एसेट्स को बेचने के लिए किए जाते हैं। जैसे आपका जो एसेट्स है डिसोल्यूशन है वो आप खुद नहीं करते, आपके जो कोर्ट है जो है वो लीगली क्या करते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हायर करते हैं, फिर वो आपके एसेट्स को बेचेंगे, आपकी कंपनी को वो क्लोज करेंगे, तो उनके लिए आपने क्या किया गया खर्चा, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। तो अगर बॉर्न बाय द फर्म, यानी बॉर्न मतलब पे, अगर हमारे बिजनेस ने खुद ने पे किया तो एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर हमारे पार्टनर्स ने पे किया तो अब हम लोग पे नहीं कर रहे तो कैश और बैंक अकाउंट तो हमसे जाएगा ही नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो पैसा नहीं जा रहा तो पार्टनर्स का नाम, जिसने पे किया उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, सिंपल, यस। उसके बाद है सिक्स्थ आपका, इफ़ कमीशन इज गिवन टू एनी पार्टनर ऑन फॉर रियलाइजिंग एसेट, ये तो आता नहीं ज़्यादातर। इफ़ एनी कंटिजेंट लाइबिलिटी इज पेड इज लाइबिलिटी नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। अब अगर आपने मान लो कोई नई कंटिजेंट लाइबिलिटी पे की तो उसका एंट्री आता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर और कैश और बैंक अकाउंट। कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब क्या, ऐसी लाइबिलिटी जो आपको पता नहीं होती लेकिन कुछ फ्यूचर के इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है, उसको बोलते हैं हम लोग कंटिजेंट लाइबिलिटी। यानी कुछ मान लो आपके ऊपर केस चल रहा है आपके अगेंस्ट में कोर्ट में, ठीक है, तो आपको पता नहीं कि आपको कंपनसेशन भर के देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तो ऐसे लाइबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी। अब मान लो आपको कंटिजेंट लाइबिलिटी आ गई और आपको भरना पड़ गया तो आपको लॉस हो जाएगा, तो रियलाइजेशन के डेबिट पर आप पे करेंगे तो कैश और बैंक अकाउंट के क्रेडिट पर, ठीक है। फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, अगर आप पार्टनर्स का लोन पे करते हैं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब दो स्टेज हमारे हो गए, दैट इज व्हाट द वेरी फर्स्ट स्टेज वाज ट्रांसफ़र स्टेज, ठीक है। ट्रांसफ़र स्टेज हम लोगों ने देखा क्या होता है, उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा द सेकंड स्टेज हम लोगों ने देखा दैट इज़ व्हाट रियलाइजेशन या तो फिर डिस्पोजल स्टेज, उसके बाद में फिर हम लोग ने थर्ड स्टेज अभी हम लोग देखें दैट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग क्लोज करने के बाद ढूंढेंगे कि हमको रियलाइजेशन पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो देखते कैसे आता है। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कब आएगा, जब अगर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड आपका कम है और क्रेडिट साइड यानी कि आपका इनकम साइड ज़्यादा है, तब आपको रियलाइजेशन पर प्रॉफिट आएगा। और जब डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड आपकी कम है तो इसका मतलब आपको रियलाइजेशन पर लॉस होगा, ठीक है। तो मैं जब आएगा तब बताऊंगा 1 बाय 1 कैसे सॉल्व करते, सिंपल है बहुत, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो बट ऑफिस हमको पता है, अगर जैसे हम लोगों ने एडमिशन में सीखा हुआ रिवॉल्यूशन पर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल वैसे ही सेम है। अगर लॉस होता है तो उसमें भी हम लोगों ने सीखा हुआ रिवॉल्यूशन पर, यानी कि एडमिशन में हम लोगों ने सीखा हुआ, रिटायरमेंट में सीखा, डेथ में सीखा है कि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर, तो सेम यहाँ पर भी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आपका फॉर क्लोजिंग करंट अकाउंट। अगर आपने करंट अकाउंट बनाया हुआ, क्वेश्चन में करंट अकाउंट से रिलेटेड
कोई भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो अगर आपने करंट अकाउंट बनाया, इफ़ करंट अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट साइड अगर करंट अकाउंट की ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उस बैलेंस को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए एंट्री आती है आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये भी हम लोगों ने सीखा हुआ एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में कि अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल और करंट दो अकाउंट बनाए हुए तो पहले आप लोग क्या करते, पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करते, उसका जो कुछ भी बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते और फिर पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करके फिर आप लोग क्या करते, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर अलग से उसको क्या करते, शो करते। ठीक है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7th इज व्हाट, तो है इफ़ करंट अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस, तो हमको पता है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट अकाउंट टू डेबिट टू क्या करता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जब आएगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। ओके, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट, देखो अभी क्या बोल रहा है, फॉर एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज, यानी आपको एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में क्वेश्चन में आपको कोई एसेट्स नहीं दिए गए थे और अभी आपको नए एडजस्टमेंट में दिया जा रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि आपने क्या किया, कोई एक अनरिकॉर्डेड एसेट है वो बेच दिए, रियलाइज मतलब बेचे, तो बट ऑब्वियस पैसे आएंगे तो कैश फॉर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो सिंपल पैसे नहीं आएंगे, तो जो पार्टनर लेकर जाएगा उसका नाम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड, अगर कोई भी आपने ऐसी लाइबिलिटी जो आपके बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर नहीं शो की थी लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको पता चल रहा है कि आपने कुछ एक और नई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे की है, तो सिंपल रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ओके एनी पार्टनर है और उसके बाद में फिर इधर फॉर्म है। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्म वाला बताता हूँ, सेम रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जाएगा। और अगर क्या करता है, हमारा बिजनेस नहीं पे करता है और अगर फर्म पे करता है, अब यहाँ पर उल्टा दिया है। ठीक है, अगर बिजनेस पार्टनर्स पे करते हो तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पैसे नहीं जा रहे तो पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद में फिर है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन डिसोल्यूशन। ठीक है, अब अगर गुडविल आपको दिया जाता है क्वेश्चन में तो क्या करना है, गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, अगर आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल ऊपर अपीयर कर रहा है तो उसको ट्रांसफर करना है फॉर एज लाइक एनी अदर एसेट्स, यानी जैसे आप सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे ना, बिल्डिंग फर्नीचर, उसके बाद में फिर आपका बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी डेटर्स, सारे एसेट्स को हम लोग जो है वो ट्रांसफर करेंगे, वैसे ही आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है गुडविल की भी केस में। अगर आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी एसेट साइड पर आपको गुडविल दिखाई देता है तो उसको रिलेशन अकाउंट के ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड पर, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इफ गुडविल इज रियलाइज्ड ऑन डिसोल्यूशन, अगर आपने गुडविल को बेचा है तो सिंपल सेम एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब ये था पहला केस जहाँ पर गुडविल आपका बैलेंस शीट में ऊपर क्वेश्चन में अपीयर कर रहा था। अब ये सेकंड केस है, इफ गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर्स, यानी आपके बैलेंस शीट में क्वेश्चन में नहीं दिया था लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में आपके बोला गया कि गुडविल की नई वैल्यू आपको मिल रही है, तो अभी यहाँ पर क्या करने का, ट्रांसफर ऑफ गुडविल इज रियलाइज्ड ऑन डिसोल्यूशन, यानी कि अगर आपने जो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर तो नहीं था तो गुडविल क्या करने का, आप गुडविल डज नॉट appear in the balance sheet, then there is no question of transfer but on the sale of the actual received amount is to be should be entered, यानी कि आपको क्या करना, अगर बैलेंस शीट में अपीयर ही नहीं कर रहा है तो सवाल ही नहीं उठता, उसको छोड़ दो। लेकिन अगर आपका क्या हो रहा है, आप गुडविल को रियलाइज करते हो और बेचते हो तो एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इफ एनी पार्टनर्स टेक, तो पैसा नहीं मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये फॉर्मेट होता है रियलाइजेशन अकाउंट का। ठीक है, देखो ऐसे सन्ड्री एसेट्स, ये सेम जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन बनाते हैं ना वैसे ही सेम होता है रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है। रियलाइजेशन मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर एसेट्स बेच रहे हैं, और रीवैल्यूएशन मतलब क्या, वहाँ पर हम लोग एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे थे, यानी एज पर न्यू डेट, एज पर न्यू मार्केट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, रीवैल्यू करके एसेट्स को लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर रीवैल्यू नहीं करना होता है, यहाँ पर एसेट्स को बेचना होता है। तो पहले तो हम लोग ट्रांसफर स्टेज में यहाँ पर लिखेंगे सारे एसेट्स को 1 by 1 और सारे लाइबिलिटीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अगर आप लोग कोई भी हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी एसेट्स को बेचते हैं तो कोई भी एसेट अगर बेचेंगे तो पैसा हमारे से एसेट्स हमारे से जाएंगे, राइट।
तो हाँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एसेट्स हमसे गए तो एसेट्स गोज आउट, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, एंट्री में मैं बताऊंगा जब आएगा तब, और कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन क्रेडिट है तो रियलाइजेशन की क्रेडिट पर आएंगे और लिखेंगे देखो बाय कैश और बैंक अकाउंट और सारे एज रिसीव्ड अमाउंट ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, यानी आपको जो कुछ भी पैसे मिले वो। और अगर आपने कोई भी पैसा पे किया है फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटी तो आपका एंट्री बिल्कुल अलग हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, मैं पहला ही प्रैक्टिकल सम लेकर आऊँगा जर्नल एंट्री के साथ में, आपको बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप टेंशन मत लेना। वहाँ पर आपको 1 बाय 1 मैं एंट्री सिखाऊंगा, 1 बाय 1 आपको पोस्टिंग सिखाऊंगा, 1 बाय 1 आपको सारे एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। तो हाँ, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपको कोई भी एक सिंगल भी डाउट आपको बचेगा नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा है तो डोंट वरी, हम लोग सम जब सॉल्व करेंगे तब आपको इन डिटेल में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर आप फिर कोई भी सब्जेक्ट पर आपको रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सके मेरे चैनल को, जितना हो सके मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप तक अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ज़रूर भूलिएगा नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।